मैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश शुक्ला बीपी शुक्ला, प्राध्यापक, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी कॉलेज महू। आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ और ये प्लेटफॉर्म मुझे एग्रीविज़न के माध्यम से मिला हुआ है। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ एग्रीविज़न के प्लेटफॉर्म का कि जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है एग्रीकल्चर और वेटनरी स्टूडेंट्स को, उनके प्रोफेसर्स को, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, पशुपालकों से इंटरेक्ट करने के लिए और इस प्रोफेशन के बेटरमेंट के लिए। और ये एक तरह का एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे और पॉलिसी मेकर के लेवल पे, और जिससे कि एक सकारात्मक समन्वय बन सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुझे थोड़ी जानकारी है, कि एग्रीविज़न की स्थापना शायद 2015 में हुई थी और जो पर्पस था एग्रीविज़न का, वो पर्पस था वेटनरी और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इनके एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और ना केवल एग्रीकल्चर वेटनरी बल्कि सेरिकल्चर, हार्टिकल्चर और इससे जितने भी अलाइड फील्ड हैं सभी के बेटरमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। इन्होंने बहुत सारे रीजनल और नेशनल लेवल के भी कॉन्फ्रेंसेस कराए हैं। इसी तारतम्य में मैं डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो स्वयं एक योग्य वेटनरी डॉक्टर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वेटनरी कलीग्स को और टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है और वेटनरी स्टूडेंट्स को भी जोड़ा है इसमें। तो दोस्तों, मैं आज जो मेरा जो विषय है वो विषय है कि हम क्या करें ऐसा एज ए पेट ओनर। जो कहने में ऑड लगता है, मैं सर्जन हूँ बेसिकली, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या करें कि हमें सर्जन के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। वो शायद इसलिए कि एक जो असली सर्जन होता है, जो एक ट्रू सर्जन होता है, वो होता तो सर्जन है, सर्जरी उसका व्यवसाय भी है, पर एक ट्रू सर्जन हमेशा सर्जरी अवॉइड करता है, करना चाहिए भी, क्योंकि सर्जरी कभी भी एक मज़े के लिए नहीं होती, इट्स एन इमरजेंसी, हमेशा एक मजबूरी में करना पड़ता है। तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ें या ऐसे अगर साधन कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पेट है वो अगर सर्जरी से बचा रहे तो कितनी अच्छी बात है। और मैं ये देखता हूँ कि मुझे 25 साल हो गए इस वेटनरी कॉलेज महू में काम करते हुए, मेरा स्वयं का भी क्लिनिक है, और इतने छोटी छोटी असावधानियों के कारण जब मुझे ऑपरेशन करने पड़ते हैं बच्चों के, डॉगीज़ के, पप्स के, किटन्स के, तो थोड़ा ख़राब सोता लगता है। क्योंकि कोई भी सर्जरी हो, जानवरों में जब सर्जरी होती है, शल्य क्रिया होती है, तो शल्य क्रिया करना एक अलग बात है, पर शल्य क्रिया करने के बाद उसकी जो केयर होती है वो एक बहुत मुश्किल होती है पशुपालकों के लिए, क्योंकि ये मूक प्राणी है, इनको समझ नहीं आता और ये बहुत बार चीज़ें बिगाड़ते हैं और कई बार हमें अपने पेट से हाथ धोना पड़ता है। तो मैं आपको आज बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक कुत्ते या बिल्ली के मालिक हैं, या आप लाने का प्लान कर रहे हैं, या आपको इसमें उत्सुकता है, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पपीज़ के बारे में। अगर आप एक छोटा बच्चा लेके आते हैं, इस चीज़ का अभाव है अपने यहाँ कि जब भी हम बच्चों की फरमाइश पे या एक बच्चा या पप लेके आते हैं अपने घर में, तो शायद हम उस वक्त किसी काबिल वेटनरी सर्जन से या वेटनरी डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, या उससे हम मशवरा नहीं लेते हैं, पर हमको वो मशवरा भी लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे, हमें कौन सी नस्ल खरीदनी चाहिए, डॉग्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमें कौन सी नस्ल खरीदना चाहिए, इसके लिए भी हमें मैं सोचता हूं कि एक परामर्श लेना चाहिए अपने पशु चिकित्सक से। क्यों ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने अक्सर देखा है कि मल्टी में रहने वाले लोग, 1 बेडरूम 2 बेडरूम में रहने वाले लोग, अगर सेंट बर्नार्ड या ग्रेट डेन प्रजाति के डॉग्स ले आएंगे, तो उन डॉग्स को मजबूत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी कि आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि इस तरह की जो बड़ी ब्रीड के पप्स होते हैं या डॉग पेट्स हैं, इनको बहुत ओपन स्पेस चाहिए, इनको रनिंग स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हम मल्टी में नहीं दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मल्टी में रहने वाले लोगों को डॉग पालने का अधिकार नहीं है, बट क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक वैरायटी ऑफ डॉग्स हैं, वैरायटी ऑफ पेट्स हैं। आप छोटी ब्रीड के, छोटी नस्ल के भी ला सकते हैं, क्योंकि बड़ी नस्ल के डॉग अगर आपने छोटे स्पेस में पाल लिया, उनके पैरों में तकलीफ़ हो जाएगी।
खैर, विद इस तरह के परिचय से मैं एक चालू करता हूँ। सबसे पहले एक पपीज़ की बात करें कि आप छोटा पप घर पे लाए। अब लाने के बाद हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि आप उसको क्या खिलाना पिलाना है, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ एक एक पपी का जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो ह्यूमन बच्चे से बहुत गुना फास्ट होता है। क्योंकि एक पपी 8 महीने साल भर में जवान हो जाता है, जबकि एक ह्यूमन बेबी 17 या 18 साल में जो चीज़ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ कितनी फास्ट होती है। अगर हम सिर्फ पपी ले आए और घर का दूध या पानी पिला रहे हैं, घर का खाना खिला रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इनको कैल्शियम और फास्फोरस की इतनी आवश्यकता होती है इनकी हड्डियों के लिए, क्योंकि हड्डियाँ बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और उसके लिए उन्हें कैल्शियम भी चाहिए होता है, फास्फोरस भी चाहिए होता है, विटामिन भी चाहिए होते हैं। अगर इसको हमने प्रॉपर रेशियो में नहीं दिया तो अक्सर हमारे पास केस आते हैं कि बच्चे की या जो पपी है उसकी पैर की हड्डियों में एक तिरछापन सा आ जाता है, क्योंकि एक कैल्शियम की कमी हो गई। कैल्शियम ही मजबूती देती है बोन को, हड्डियों को, और दैट टू वो सही रेशियो होना चाहिए उसका, कैल्शियम और फास्फोरस का। अब जब ये हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं तब लोग हॉस्पिटल आते हैं और आपको एक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है कि इसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई सर, क्या करें, कैसे करें। अब ये एक इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि एक बार हड्डी टेढ़ी होने के बाद उसको नॉर्मल आप दवाई से सीधा नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ सर्जन की आवश्यकता पड़ती है। एक सर्जन पपीज़ में हड्डी को थोड़ा टेंशन दे के सीधा करके और उसमें एक प्लास्टर या क्रेप बैंडेज चढ़ाएगा और उसको कम से कम 10 दिन, हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन रखेगा, जिससे कि पैर का जो तिरछापन है हड्डी का वो सीधा हो सके। बच्चों में हो भी जाता है क्योंकि हड्डियाँ नरम होती हैं, पर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़े, क्यों हमें एक सर्जन के पास जाना पड़े ये करने? क्योंकि उसके कारण पपी को कष्ट भी बहुत होगा। घर के छोटे बच्चे से लेके घर के सारे फैमिली मेम्बर दुखी रहेंगे कि छोटे से बच्चे को प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि लोगों को साइकोलॉजी, एक फैमिली मेम्बर हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है। तो पहली चीज़ तो इसका ध्यान रखें कि जो अपन दे रहे हैं कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ये प्रॉपर दें। एक जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि घर में चिकना फर्श होता है, और इस चिकने फर्श के कारण बच्चा जब उसमें दौड़ता है, छोटा बच्चा बहुत एनर्जेटिक होता है, सब देख के खुश भी होते हैं कि बच्चा दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ, ठीक है, अच्छी बात है। पर सभी के घरों में आजकल मार्बल्स हैं, सभी के घरों में टाइल्स हैं, ग्रेनाइट हैं, और जब इन चिकनी फर्श में वो बच्चा दौड़ता है, भागता है, तो वहाँ देयर आर एवरी चांस, बहुत संभावना होती है कि बच्चा स्लिप हो जाए, और बच्चा स्लिप हो सकता है तो बच्चे की हड्डी भी टूट सकती है। जॉइंट्स में जो तंतु होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स, वो लिगामेंट्स भी रप्चर हो सकते हैं, और उसके कारण एक छोटे से बच्चे को एक अनावश्यक रूप से फिर एक शल्य चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाती है आपको। अब इसे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें डॉग लाना है या पेट लाना है तो हम घर में चिकने फर्श नहीं रख सकते, वो भी मस्ट है। तो क्या करें? आप ये कर सकते हैं कि जिस रूम पे रख रहे हैं उस रूम में एक पतली दरी बिछा दें, उनको ग्रिप मिलना चाहिए। अगर पपीज़ को ग्रिप मिलेगा फर्श में और उसमें वो दौड़ेंगे, चलेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी स्लिप होने की और स्प्रेन हो जाए या जॉइंट खिसक जाए या जॉइंट में सूजन आ जाए या हड्डी टूट जाए। एक तो बच्चों में हड्डी टूटने का पता भी नहीं लगता जल्दी, क्योंकि हड्डियाँ नरम होती हैं तो वो आवाज़ भी नहीं आती, जो हड्डी टूटने की एक अलग से आवाज़ आती है, और अल्टीमेटली पैर टेढ़ा हो जाता है। अगर अपन ने 5-7 दिन 10 दिन निकाल दिया और अपने को समझ नहीं आया, क्योंकि उसी बीच में कैल्शियम भी जमा हो रहा है हड्डियों में। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब भी आप किसी पपीज़ को लाएं, या तो उस पपीज़ के लिए एक आपके उस कमरे में दरी हो, उसको पूरे घर में मत दौड़ने दें, और ये ध्यान रखें कि ऐसी चिकनी फर्श में आप, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, कोई भी चीज़ फेंक दिया, वो बच्चा दौड़ रहा है, पपी दौड़ के जा रहा है, उसको पकड़ के ला रहा है या उस पर खेलना चाह रहा है, आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। उस जगह पे दरी होना चाहिए या कुछ ग्रिप वाली जगह होना चाहिए। अगर बच्चे को खेलने के लिए जगह देना है जब, तो आप बेहतर है कि उसको टेरेस पे ले जाएं, बालकनी में ले जाएं, जहाँ पे थोड़ा सा रफ़ सरफेस हो, कंक्रीट हो या हरी घास हो, उस पर खेलेगा, उसको ग्रिप मिलेगी, उसके पैरों के लिए बहुत अच्छा है, पैरों में तिरछापन नहीं आएगा। तो इस तरह से चिकनी फर्श और कैल्शियम फास्फोरस रेशियो, प्रॉपर विटामिन्स, ये चीज़ें ज़रूरी हैं उसका मतलब डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों के लिए। दूसरी चीज़ आते हैं कि खाने पीने में भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। खाने पीने में सावधानियां ये बरतनी होती है कि वो तो आपका फिजिशियन बताएगा, जो भी आपका फिजिशियन है, कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या बैलेंस फूड खिलाना चाहिए।
बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एक छोटा बच्चा होता है उसको सेलेक्टिव ईटर नहीं होता, वो कोई भी चीज़ जो फर्श में पड़ी होगी उसको पकड़ के उसको जाएगा, उसको पकड़ेगा और उसको खाने की भी कोशिश करेगा आउट ऑफ क्यूरियासिटी। एक उत्सुकता होती है एक छोटे बच्चे में। अगर आपने एक दवाई का रैपर भी फेंक दिया तो जाएगा, उसको दौड़ेगा, उसको मुंह में लेगा, क्या पता उसको टेस्ट, इतना ज़्यादा टेस्ट का आइडिया नहीं होता, वो उसको निगल भी सकता है। तो दवाई के रैपर हैं, प्लास्टिक है, टॉयज़ हैं, छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनका शार्पनर होता है, रबर होती है, और उनकी आदत होती है, कई बार बच्चों को समझ नहीं होती। लेंगे और बाई चांस वो जो उसने खाया वो हाथों तक पहुंच गया तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पॉटी नहीं करते बनेगा, जोर लगाएगा, पॉटी करते नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए अपना एक सुपरविज़न बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप घर में बच्चों को भी समझाएं कि अगर बच्चे की इसके साथ ये सब चीज़ें नहीं देना है, नहीं तो उस बेचारे को एक चीर फाड़ का सामना करना पड़ सकता है। एक आपको रेमेडी भी बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे बाई चांस की छोटी मोटी कोई चीज़ खा लिया है, घर में बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, इसबगोल होता है या फिर लिक्विड पैराफिन हो, आप इसको थोड़ा सा ड्रॉपर से पिला दें, उसको लग्जेटिव का काम करेगा, चिकनाहट पैदा करेगा और स्टूल के साथ, पॉटी के साथ हो सकती बहुत कुछ छोटी मोटी चीज़ें निकल भी जाती हैं, पर आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर गार्डन ले जाते हैं, मैंने गार्डन का जिक्र किया, गार्डन में गमले भी हैं आपके, उन गमलों में भी कई बार ये लोग मिट्टी, खाद, बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी, कंकड़ खाने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी आपको बचाना पड़ेगा कि कई बार उसको खाने से भी इंडाइजेशन या दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको, ये तो बच्चों के बारे में होगी बात। अब आते हैं एडल्ट डॉग्स के बारे में। एडल्ट डॉग्स के बारे में अगर बात करें डूज एंड डोंट्स की विथ रेफरेंस टू सर्जरी, तो उसमें सबसे पहले अगर अपन लें त्वचा, स्किन रिलेटेड इश्यूज़, तो मेरा सभी पेट ओनर से, पेट पेरेंट्स से कहना होता है कि आप अपने पेट को अगर रियली प्यार करते हैं तो डेली उसको, ग्रूमिंग तो अलग बात है, वो तो ब्रशिंग करना चाहिए, पर आप अपने हाथ फेरें उसके पूरे फर के ऊपर और उसके बॉडी कोट पे। अब इससे क्या होगा, दो फायदे हैं। एक तो आपका भावनात्मक रिलेशन डेवलप होता है डॉग्स के साथ, अपने पेट्स के साथ, जब आप उसके पूरे शरीर में हाथ फेरते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है और वो आपसे उतना ही अटैचमेंट होता है उसका। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिसके लिए मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ, बहुत बार हेयरी डॉग्स में कुछ जख्म होते हैं, कट्स होते हैं, और वो नोटिस नहीं होते क्योंकि बालों से ढके होते हैं। अगर आप अपने कुत्ते को टच ही नहीं किया तो आपको पता ही नहीं लगेगा। पता कब लगेगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अक्सर हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको जख्म होते हैं और उन जख्म में बहुत सारे मैगट्स और कीड़े पड़े होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ आपको पता क्यों नहीं लगा, बोले साहब बालों में दिखा नहीं। ये कारण केवल प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम उसके शरीर में, फर में हाथ फेरने की आदत नहीं डालते। अगर हम ये रेगुलर करें तो हमको उसमें अगर कोई कांटा लगा होगा, कोई नेल चुभा होगा, या कोई जख्म है, या कोई छोटा मस्सा या ट्यूमर ग्रो हो रहा है, वो हमको उसका भी पता लग जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे बहुत फ़ायदे की हैं। अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ पता लग जाती है हम उसका रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई जख्म दिख रहा है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उस कुत्ते को घर के बाहर मत रखें, आउटडोर मत रखें, क्योंकि उसमें मक्खियाँ बैठेंगी और मक्खियों ने अंडे दिए तो उसमें मैगट्स पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, और एक छोटा सा जख्म इतनी बुरी हालत में आ जाएगा कि आपको तुरंत चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कई बार ये मैगट्स इतनी सुरंग बना के, इतनी टनल बना देते हैं जख्म में, और इतनी गहरी गहरी टनल बना देते हैं कि 3-3, 4-4 इंच की टनल होती हैं और जख्म को भरने में वक्त लगता है। और साथ में आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी असहनीय पीड़ा होती है पेट को जब अंदर मैगट्स बारो करते हैं और टिश्यू को खाते हैं। तो इसलिए अपन को ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर अपने को कहीं कोई जख्म दिखता है, कुछ करता है, उसको डॉग को अपन इंडोर कर लें। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ है तारपीन का तेल, टर्पेंटीन ऑयल, आप उसको एक बॉटल में भरें, स्प्रे कर दें,
ये तो आप घर पे ही कर सकते हैं, इससे ही मैकट्स मर जाएंगे। 50% प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो जाएगी, बाकी 50% आपका वेट उसको देखेगा और उसको कर सकता है। रेनी सीज़न में, बरसात के टाइम पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि मक्खियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने डॉग को आउटडोर रखा, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। स्किन से ही रिलेटेड एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बात करना चाहूँगा, और वो ये चीज़ है कि डॉग्स को कई बार खुजली होती है। आप उस खुजली को, बहुत से लोग नॉर्मल लेते हैं कि कुत्ता है वो तो खुजली करेगा ही, पर ऐसा नहीं है। अगर कुत्ता दिन में 2 या 3 बार कुछ करता है खुजली, तो शायद आप उसको नॉर्मल ले सकते हैं। बट अगर किसी खास हिस्से में दिन में 5-7 बार, 10 बार, 15 बार अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो खुजला रहा है, तो यू शुड मस्ट नोटिस। आप उसको देखें, उस जगह पे हाथ फेरें, फर हटाएं, चेक करें। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार इनको परजीवी बोलते हैं, इक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि टिक्स हैं, हिंदी में किलनी भी बोलते हैं, पिस्सू हैं, फ्ली हैं, जुए हैं, माइट्स हैं। ये सब इनके बॉडी कोट बालों के बीच में होते हैं और ये खून चूसते हैं। माइट तो इसमें चमड़ी के अंदर भी चली जाती है और इतना सीवियर इरिटेशन होता है डॉग्स को कि डॉग्स अपनी चमड़ी भी काटने लगता है। अब अगर इनमें से कोई टिक्स या फ्ली कान के अंदर घुस गई और वहाँ पे उसको बाइट कर रही, तो डॉग के पास क्या करने को, वो पंजे से अपना खुजलाएगा। पंजे में इनके जो नेल्स होते हैं वो नेल्स थोड़े तेज होते हैं, और वो नेल्स के लगने से अगर कान की कोई खून की रक्तवाहिनी अगर पंचर हो गई, तो आप ये नोटिस करोगे 2-3 दिन में कुत्ते का कान बहुत हैवी और भारी हो जाता है। और ओनर्स के अक्सर फ़ोन आते हैं, पेट ओनर्स के हमारे पास, साहब हमारे कुत्ते के कान में एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? बोले कान फूल गया उसका। हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है बिना देखे कि हेमाटोमा हो गया होगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ईयर हेमाटोमा, मतलब खून का जमाव कान के फ्लैप में, और अंदर की तरफ कान की सरफेस में काफ़ी मोटा बैलूनिंग जैसी दिखेगी, आप दबाओगे दबेगा भी। अब लोग इसलिए इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए। सर्जिकल कंडीशन हो गई। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो इसका ऑपरेशन होगा, उसमें चीरा लगेगा, उसमें 10 से 15 टाँके लगेंगे, कान में बैंडेज लगेगी जो कम से कम 15 दिन तक रखना पड़ सकता है। और इस बीच में कुत्ते ने अगर पंजे से बिगाड़ दिया तो वो एक दूसरी समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको ये आवश्यक है कि अगर आपके कुत्ता इचिंग कर रहा है, खुजली कर रहा है, तो उसको गंभीरता से लें। उसके लिए अपने वेट के पास जाएं और ऐसी मेडिसिन लें जिससे कि टिक्स या फ्ली जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएं। दूसरी एक अब इम्पॉर्टेंट चीज़ अब बात करते हैं तो स्किन की हो गई, अब हड्डियों की बात करते हैं। हड्डियों की बात जो है वो इसलिए कर रहा हूँ मैं कि ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे पास। बेसिकली मैं सर्जन हूँ और आर्थोपेडिक का काम कुछ ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ये केसेस आते हैं। और कई बार लगता है कि असावधानी इतनी ज़्यादा होती है कि फिर वही आती बात, बड़े डॉग्स को अगर आपने चिकने फर्श में दौड़ा रहे हैं, मैंने अक्सर देखा लोगों को बॉल फेंक रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुत्ता दौड़ते हुए जा रहा है और फिर उसको कमांड देते हैं, आजकल ट्रेनिंग भी होती है, कमांड देते हैं कम, तो कुत्ता दौड़ते हुए जाता है और सडनली वो यू टर्न लेता है। जब ये यू टर्न लेता है दौड़ता हुआ कुत्ता, तो उसके पीछे के पैर के एक जॉइंट में, जो मेजर जॉइंट हम लोग बोलते हैं उसको स्टाइफल जॉइंट, आप समझ सकते हैं घुटने का जॉइंट है, उसके तंतु टूट जाते हैं अगर कुत्ता सडन टर्न लेता है, और ये एक लेमनेस और लंगड़ापन की शुरुआत हो जाती है। अगर ये अननोटिस रहा 10 दिन 15 दिन या हफ्ते भर, ये परमानेंट टाइप की लेमनेस हो जाएगी। इसके लिए भी आपको एक शल्य चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, और वो उस पर, अगर उसने डायग्नोस कर लिया उस कंडीशन को, उस पर प्लास्टर लगाएगा कुछ दिनों के लिए, ताकि उसके जो टूटे हुए तंतु हैं वो आपस में जुड़ सकें, लिगामेंट्स। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि चिकने फर्श तो सभी घरों में है, पर उस चिकने फर्श में कुत्ते को रहने तो दें, पर उसको गेम नहीं खेलने दें, उसको दौड़ने नहीं दें। उस पर दौड़ने के लिए गार्डन है, दौड़ने के लिए रोड है, दौड़ने के लिए टेरेस है, या एम्प्टी स्पेस होना चाहिए जहाँ पे उसको ग्रिप भी मिले। ऐसी सीढ़ियों में मैंने बहुत बार देखा कि सीढ़ियों में कुत्तों को अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा 10-20 सीढ़ियाँ दौड़ रहा, उतर रहा, और दिन में 25 बार कर रहा है काम। इसमें कभी भी एक जरा सा पानी पड़ा हुआ है, स्लिप हो गया, इट विल लीड टू फ्रैक्चर और कुत्ते की हड्डी टूटनी है। तो ये सावधानियाँ अगर आप ज़रा बरतेंगे, अगर बाई चांस कुत्ते की हड्डी आपको लगा भी कि कुत्ते ने आवाज़ की और लंगड़ा हो गया, पैर उठा के चल रहा है, शाम का वक्त है, रात का वक्त है, आप डॉक्टर के पास उस वक्त नहीं जा सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप रुई रखें उस जगह पे और एक पट्टी बांध दें नीचे से। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो हड्डी अंदर टूटी वो अंदर ही रहेगी, टूट के बाहर नहीं आएगी। नहीं तो एक साधारण फ्रैक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, खर्चा भी कई गुना बढ़ जाता है उसमें, और कुत्ते को कष्ट भी होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि अक्सर कुत्ते आते हैं कि साहब कुत्ता बालकनी से कूद गया, 2nd फ्लोर से या 3rd फ्लोर से कूद गया। ऐसा क्यों होना चाहिए? कुत्ते को कभी भी बालकनी में मत जाने दें।
उस बालकनी या फिर उस बालकनी में आप इतना प्रोटेक्शन रखें कि कुत्ता चाहे भी तो जंप नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार नीचे से कोई कुत्ते को देख के कुत्ता एग्रेसिव हो जाता है और जंप कर देता है और मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, कुत्ते की जगह जगह हड्डियाँ टूट जाती हैं और एक यंग डॉग, एक अच्छा खासा डॉग बेकार हो जाता है, क्योंकि कितना भी हम लोग उसको कोशिश करें वो डिफेक्ट तो रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब हड्डियों के बाद एक बात आती है, कुत्ते को क्या खाने दें क्या ना खाने दें। क्या खाने दें या क्या नहीं खाने दें, वो इसलिए भी बोल रहा हूँ कि लोगों को बहुत सारी मिसकॉन्सेप्ट हैं कुत्तों के बारे में खाने से रिलेटेड। सबसे बड़ी जो बात मैं बोलता हूँ, जो मैंने अक्सर देखा है, जिसके कारण मुझे सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है, वो ये होता है कि लोग नॉनवेज देते हैं डॉग्स को। अच्छी चीज़ है, नॉनवेज देना भी चाहिए डॉग्स को, बेसिकली कार्निवोर्स हैं, नॉनवेज खाने वाले डॉग्स ज़्यादा हेल्दी और फिट होते हैं, पर उसकी भी एक लिमिट है। पहली बात तो आपको अत्यधिक नॉनवेज नहीं देना कि सुबह दोपहर शाम आप वही नॉनवेज खिलाते जा रहे हैं। उसका और भी रीज़न है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटीन खाएगा कुत्ता, पानी कम पिएगा, उसकी किडनी विडनी डैमेज हो सकती है बाद में। तो कुत्ते को लिमिट में दें। और कुत्ते को दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके साथ बोन्स भी देते हैं। अब ये जो बोन्स है, नॉर्मली जो सड़क के कुत्ते होते हैं उनको पता होता है, वाइल्ड एनिमल्स को पता होता है कि बोन्स को चबाना कैसे, च्यू कैसे करना है, च्यू करके कैसे खाना है, उससे कैल्शियम भी मिल जाता है, उनके दांत भी शार्प हो जाते हैं। बट हमारे जो पेट डॉग्स हैं ये अनफॉर्चुनेटली इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, और ये कई बार लालच में इनको बोन्स अच्छी तो लगती है, गल्प भी कर जाते हैं। और जब ये गल्प कर जाते हैं तो ये अगर स्टमक में रही तो कुत्ता वॉमिट करेगा, वॉमिट में निकल गई बहुत अच्छी बात है, नहीं निकली तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि कुत्ता इतनी वॉमिट करेगा कि पानी भी नहीं रुकेगा पेट में। हाथों में चली गई तो फिर कब्जियत हो जाएगी, पॉटी नहीं कर पाएगा, जाएगा जोर लगाएगा और पॉटी करते नहीं बनेगा। और मेरे पास वेटनरी कॉलेज महू की क्लिनिक्स में और इंदौर में भी कम से कम हर महीने अगर मैं सोचूं तो 8 से 10 केस तो इसी बात के आते हैं। सब कुत्ते ने, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी फॉरेन बॉडी, तो सबसे कॉमन जो है वो है बोन्स या हड्डियाँ। तो नॉनवेज खाने वाले लोगों से मेरा यह कहना है कि अगर आप नॉनवेज देते भी हैं तो पहली बात तो बोन को आदत डालें, बॉयल चिकन दें, बोनलेस दें। एक आध बोन दे सकते हैं जो कि ऐसी बोन हो जैसे चिकन में लेग की बोन है जिसको कुत्ते को चबाते बने। पर अगर आपने छोटी छोटी वर्टिब्रल कॉलम की और बोन कील बोन्स टाइप की दे दिया, कुत्ता उसको गल्प कर जाता है और वो जाके आंतों में परफोरेशन करती हैं, आंतों को नुकसान पहुंचाती हैं, जख्म होता है आंतों में और कुत्ते की ज़िंदगी जोखिम में पड़ जाती है और एक सर्जरी की आवश्यकता बनती है। दूसरी चीज़, अगर आप नॉनवेज खाते भी हैं, बहुत बार मैंने देखा ओनर्स बोलते हैं कि नहीं हमने तो बोन दिया ही नहीं, सब मालूम नहीं कहाँ से खा गया। वो इसलिए खा गया कि कुत्ते को आप डस्टबिन में अपन खुद आप खाते हैं नॉनवेज और डस्टबिन में बोन्स फेंकते हैं। कुत्ता रात के वक्त जाता है और डस्टबिन से बोन उठा के खा लेता है, आपको पता भी नहीं होता। फिर कुत्ता उल्टियाँ करता है, जो डॉक्टर के पास जाता है उस डॉक्टर को भी चूँकि हिस्ट्री पता नहीं होती तो वो भी समझ नहीं पाता, 2-4 दिन तो वो उल्टी का ही इलाज करेगा। वो तो जब एक्सरे होगा कुछ होगा तब समझ आएगा कि शायद पेट में कुछ है। तो कृपया करके नॉनवेज खाने वाली फैमिलीज़ में आप अपनी खुद की खाई बोन्स को तुरंत डिस्पोज करें या ऐसी डस्टबिन में डालें जिसमें लिड हो कि कुत्ता उसको ओपन करके नहीं खा सके। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये आप काफ़ी इससे प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। और ये बोन्स खाने वाले डॉग्स में फिर कब्जियत बहुत होती है। अगर वो या तो ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो पाया, या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी इतना जोर लगाएगा पॉटी करने में भी कई बार कि जो उनका रेक्टम होता है, जो पाइप होता है जो जिससे कि पॉटी करते हैं डॉग, वो बाहर निकल आता है। आपको दिखेगा लाल लाल एक स्ट्रक्चर बाहर निकलते हुए, उसको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम बोलते हैं हम लोग, प्रोलेप्स हो जाता है उसका। कई बार पेरिनियल हर्निया भी एक होता है, पॉटी करने की जगह के दोनों ओर बैलूनिंग हो जाती है और वो बैलूनिंग उसको हम लोग पेरिनियल हर्निया भी बोलते हैं। ये इस तरह की चीज़ें खाने वाले डॉग्स, इनको कब्जियत रहती है क्योंकि पानी कम पीते हैं डॉग्स। बेसिकली बहुत कम डॉग्स हैं जिनको मैंने देखा बहुत अच्छा पानी पीते हैं। तो इतना जोर लगाना पड़ता है उनको पॉटी करने में। अगर कुत्ता आपका पॉटी करने में जोर लगा रहा है, दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन, आपको गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा भी हमने बहुत बार ये देखा है कि डॉग्स को हमने जब ऑपरेट किया, डॉग्स को, ऐसे डॉग्स को जिसमें कुछ समस्याएं थी, तो उनकी आंतों से आपको आश्चर्य होगा कि हमने लेडीज़ के बालों के गुच्छे भी निकाले हैं, भुट्टे के स्टम्प भी निकाला है, मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाली है, और रबर, प्लास्टिक के टुकड़े, पॉलीथीन, बोन हड्डियों के पीसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली हैं। क्योंकि कुत्ता डस्टबिन से खाता है तो उसमें लोगों ने अपने बाल भी फेंक रखे होते हैं कॉम्बिंग करके, और वो भी साथ में चले जाते हैं। तो ये सारी सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसको खिलाते भी हैं, बॉल्स भी कई बार लोग पत्थर से खेलते हैं, कुत्ते को पकड़ के लाने को देते हैं, रिट्रीव करने वाला गेम। और वो कुत्ता खासकर लेब्राडोर का जो गला होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है और उसका ईजोफेगस जो ये फूड पाइप होता है ये लूज़ होता है, पेंडुलस होता है। लेब्राडोर बहुत ससेप्टेबल होते हैं कोई भी चीज़ फटाक से गल्प करने के लिए।
बहुत सारी हमने सर्जरी करनी पड़ी लेब्राडोर में कि उसने चाबी का गुच्छा ही खा गया, क्योंकि उसने मुंह से पकड़ा और मुंह से स्लिप हुआ तो सट से वो ईज़ोफेगस से स्टमक में चला गया। तो इस तरह की चीज़ें गेम्स ना खिलाएं, खासकर पत्थरों से, स्टोन से या छोटी बॉल से, जो कि वो गल्प कर सकें और गल्प करने के बाद उनके पेट में वो चली जाए, क्योंकि फिर एक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जो मैं एक चर्चा करना चाहूँगा एक पथरी की समस्या। कुत्तों में पथरी की समस्या बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुत्तों में भी, बिल्लियों में भी। लोगों को क्या लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि साहब मेरा कुत्ता कंकड़ पत्थर खाता है, मिट्टी खाता है, इसलिए इसको पथरी बन गई। तो ये भ्रांति मन से निकाल दें, कंकड़ पत्थर खाने से पथरी नहीं बनती है। पथरी बनने का जो मेन रीज़न होता है, बहुत सारे डॉग्स को मैंने इंदौर के पर्टिकुलरली इस बेल्ट में तो देखा है कि कुत्तों को टमाटर खाने का बहुत शौक है। अब कुत्ते को शौक टमाटर खाने का कुत्ते को था या उसके मालिक ने उसको सिखा दिया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कुत्ते के लिए इतनी एफिनिटी क्यों है डॉग्स की। कितने ही ओनर्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं साहब जब सब्जी वाला आता है तो मेरा कुत्ता उसको तब तक नहीं जाने देता जब तक कि वो टमाटर फेंक के नहीं देता उसको, और साहब टमाटर के बगैर तो खाना ही नहीं खाता मेरा कुत्ता। टमाटर है, कच्ची सब्जियां हैं, इस तरह की चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खाने वाले डॉग्स में इनसे पथरी बनने की, क्योंकि क्रिस्टल्स होते हैं टमाटर में। इंसानों में हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं इसलिए बच भी जाते हैं, पर इंसानों में भी बहुत कॉमन है, जिसको भी इंसानों में ही पथरी होती है टमाटर खाना बना किया जाता है। तो कृपया अपने डॉग्स को इस तरह की अनयूजुअल चीज़ें ना खिलाएं। मार्केट में बहुत सारे डॉग फूड्स हैं, आप घर का खाना भी दे सकते हैं, फ्रेश चिकन दे सकते हैं, बॉयल चिकन दे सकते हैं, अंडे दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देने के लिए। पर टमाटर का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर पथरी बनती है तो कुत्ते को पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब में खून आता है और आपको फिर शल्य चिकित्सक के पास दौड़ना पड़ता है, सर्जरी होती है, तकलीफ़ होती है, खर्चा भी होता है, कुत्ते को परेशानी होती है और जान जोखिम में आती है, वो अलग। तो इसलिए एक चीज़ और भी मैं जो बोलना चाहता हूँ हमेशा, वो ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने कुत्ते की हमेशा पॉटी और यूरिन इसको ज़रूर ऑब्जर्व करें। आप हंसेंगे, कई बार मैंने लोगों से पूछा, मालिक से, उसको कुछ समस्या थी यूरिन की, कि आपका कुत्ता यूरिन कैसी करता है। मालिक का जवाब था, साहब क्या मैं उसकी यूरिन और पॉटी देखूंगा, मैं तो मुंह उधर कर लेता हूँ दूसरी तरफ, वो करता रहता है। मैंने उसको समझाया कि भाई ये ऐसी बात नहीं है, एक वेटनरी डॉक्टर को कैसे बीमारी की जानकारी मिलेगी, उसकी पॉटी और उसकी सुसु के थ्रू। एक अच्छे पेट ओनर को हमेशा वॉच करना चाहिए कि आपका कुत्ता पेशाब कैसी करता है, टॉयलेट पॉटी कैसी करता है, पॉटी का कलर कैसा है, यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन फ्लो में करता है या बूंद बूंद करके करता है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा क्लू देती हैं। अगर बूंद बूंद करके कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं कोई पथरी बन गई है, पॉटी करने में जोर लगा रहा है मतलब कहीं कोई तकलीफ है, पॉटी का कलर ब्लैक है मतलब कहीं कोई अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, उसको रिसाव हो सकता है रक्त का हाथों में। फिर एक दूसरा एक एस्पेक्ट पे आते हैं, चलिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है नहीं। एक आँखों की भी बात आती है डॉग्स की। आँखों के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कुत्ता 8 से 9 साल का हो जाए, आँखों में डिजेनरेशन होती ही है, एक विटामिन ए का प्रिपरेशन ज़रूर दें। कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल आते हैं या विटामिन ए का कोई सिरप आते हैं, उससे आँखों की नाइट ब्लाइंडनेस बचेगी, आँखों की रोशनी बनी रहेगी काफ़ी समय तक। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं विटामिन ए देने से। एक पग ब्रीड होती है जो आजकल बहुत फैशन भी है पाले जाने का, पग जो आँखों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको पैदाइशी स्क्विंट होता